2006 में एक बहुत यूनिक इवेंट होता है। अमेरिका अलास्का में एक एयर एक्सरसाइज कर रहा होता है अपने न्यू प्लेन्स को टेस्ट करने के लिए। एंड व्हाट बेटर कि उनको टेस्ट करा जाए अपने 40 से ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन जेट फाइटर के अगेंस्ट। और जो चीज इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग थी कि जो उनके पायलट्स थे वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे, अपनी फील्ड के टॉप गन। बट जब एक्सरसाइज खत्म होती है तो जो स्कोर था वो काफी ज्यादा शॉकिंग। इन न्यू प्लेन्स ने स्कोर किए थे 241 और इन 40 जेट फाइटर्स ने 0। और ये एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था जब फर्स्ट टाइम दुनिया को पता लगता है कि एक 5th जनरेशन जेट फाइटर कैसे आने वाली लड़ाइयों को चेंज करने वाला है। और ये कोई और नहीं बल्कि ये था उनका F-22 रैप्टर, जो आने वाले अगले 15 साल में इतनी वन साइडेड तबाही मचाने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की एक्सप्लेनर सीरीज के पार्ट 10 की वीडियो में हम देखेंगे कि एक 5th जनरेशन जेट फाइटर है क्या असल में, ये इतना लीथल क्यों है, क्या चीज इसको इतनी ज्यादा स्पेशल बनाती है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है इस टाइम पे। सो बिना वक्त को ज़ाया करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इससे पहले हम एक 5th जनरेशन जेट फाइटर के बारे में जाने तो पहले ये जान लेते हैं कि एक जेट फाइटर होता क्या असल में। तो अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन देखें तो एक प्लेन के ऊपर 1 या 2 जेट इंजन लगा देते हैं जिसका काम होता है दुश्मनों के एसेट्स को खत्म करना जितने जल्दी हो सके और उनका जो एयर स्पेस है उस पर काबू पाना। बट ये तो एक फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो उस टाइम पे मिलिट्रीज लड़ रही थी तो उनको एहसास हुआ था कि एक एयर पावर कितनी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि उससे पहले दुश्मनों के बंकरों को या फिर दुश्मनों को तोड़ने के लिए जो आर्टिलरीज होती थी उनको फ्रंट लाइन पे ले जाना पड़ता था आगे, जिसमें लगता था काफी ज्यादा पैसा, टाइम, और उनकी जो मूवमेंट थी वो दुश्मन कई किलोमीटर दूर से देख सकता था एंड अकॉर्डिंगली अपनी जो स्ट्रेटेजीज है वो चेंज कर सकता था। तो जितने भी जनरल्स थे लड़ाई के मैदान पे तो उन्होंने एक बात सोची कि व्हाट इफ जो ये फायर पावर एक आर्टिलरी लेकर आता है मैदान पे, क्या हो अगर कि इसके ऊपर पंख लगा दिया जाए एंड इसके जो मूवमेंट है वो एक 2D नहीं बल्कि एक 3D डायमेंशन में चली जाए। एंड ऐसे कुछ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के ऑपरेशन बारबरोसा के टाइम पे, जब रशिया ने काउंटर अटैक किया था जर्मन लाइंस के ऊपर। उस टाइम की जो जर्मन मिलिट्री थी वो इतनी ज्यादा एडवांस थी स्ट्रेटजी में कि उन्होंने अपने इकलौते एयर पावर की मदद से क्या करा कि जो 5 लाख रशियन सोल्जर्स थे उनको ट्रैप करा एंड वहीं पे खत्म कर दिया। और ये हार इतनी ज्यादा टोटल थी कि कुछ हजार नहीं बल्कि कुछ 100 सैनिकी उस लड़ाई के मैदान को सर्वाइव कर पाए, बताने के लिए कि असल में हुआ क्या था। एंड जो चीज पॉसिबल हो पाई थी तो वो थी इन प्लेन्स की मदद से। ये प्लेन एक सॉर्ट ऑफ एक आर्टिलरी की तरह काम कर रहे थे जो कि उड़ भी सकती थी। और जर्मनी ने पहले 5 लाख सैनिकों को ट्रैप करा एंड देन उस इंट्रैपमेंट के अंदर ढेर सारी बॉम्बिंग करी इन प्लेन्स के ऊपर। बट उस टाइम के जो प्लेन्स थे वो चलते थे पिस्टन के ऊपर एंड उनकी स्पीड होती थी काफी ज्यादा कम। फिर टाइम के साथ साथ एक नई इन्वेंशन होती है एंड उसका नाम था जेट इंजन का। एंड आयरोनिकली इसको भी इन्वेंट करने वाला जर्मनी था, बट जब तक इसको लड़ाई के मैदान पे उतारा गया था तो ठीक 1 साल के अंदर जर्मनी हार चुका था एंड इसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा थी नहीं। तो जो ये टेक्नोलॉजी थी ये अमेरिका ने चुराई एंड इसको अपने पास इम्प्लीमेंट करा। एंड ट्रूली उस टाइम पे दुनिया को फर्स्ट टाइम मिलता है एक जेट फाइटर जिसकी जनरेशन थी फर्स्ट जनरेशन जेट फाइटर। इसमें जो प्रोपेलर्स थे उनको हटा दिया गया था एंड फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि एक प्लेन सबसोनिक स्पीड पे उड़ सकता था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एंड दुनिया को मिलता है फर्स्ट टाइम MiG-15 और F-86 सेबर। फिर ठीक 20 साल बाद कुछ और इन्वेंशन और कुछ इंप्रूवमेंट होती है टेक्नोलॉजी में एंड दुनिया को मिलता है 2nd जनरेशन। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सुपरसोनिक स्पीड थी उसको अचीव करा गया एंड फर्स्ट टाइम जो रेडार्स था उसका इस्तेमाल किया गया था इन जेट्स के अंदर। और दूसरे जेट फाइटर्स को मार गिराने के लिए जो एयर टू एयर मिसाइल थी वो भी इंडक्ट करी गई थी, जिसका प्राइम एग्जाम्पल था MiG-21। एंड इसके ऊपर मैंने 3 पार्ट सीरीज बनाई है, सो डू चेक दैट आउट। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली गई तो उसके जो वेपन सिस्टम और जो एविनिक्स थे इनके ऊपर फोकस करा गया था। एंड 20 साल के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रूव होगी कि जो 3rd जनरेशन आई थी उसमें मल्टी रोल कैपेबिलिटी आ गई। अब ये था कि जो एक जेट फाइटर है वो ना सिर्फ दूसरे जेट फाइटर को इंगेज करेगा लड़ाई में, बल्कि एट द सेम टाइम अगर उसको दुश्मन का कोई टैंक दिखता है या रेडार स्टेशन दिखता है या फिर जो कमांड बंकर है वो दिखता है वो उसके ओवर पे अटैक कर सकता है। एंड इसका जीता जाता एग्जाम्पल था F-4 फैंटम एंड मिराज F-1। बट देन आती है सबसे इम्पैक्टफुल एंड सबसे लॉन्ग रनिंग सीरीज 4th एंड 4.5 जनरेशन, जो आई तो 1970s में थी बट टेक्नोलॉजी की मदद से इसको आज भी 2026 तक जिंदा रखा गया है। इसमें इंट्रोड्यूस करा गया था फ्लाई बाय वायर सिस्टम, मॉडर्न एसा रेडार्स एंड इनको काफी ज्यादा एजाइल बनाया गया था। और टाइम के साथ साथ जो उनकी कॉकपिट थी वो थी डिजिटल, जिससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पायलट की आंखों के सामने होती। और इसका जो सबसे प्राइम एग्जाम्पल था तो वो था Su-30 MKI, F-16 एंड फ्रांस का राफेल। बट जैसे जैसे ये एक जनरेशन के बाद जेट फाइटर्स इंप्रूव हो रहे थे तब इसमें एंट्री होती है इनके विलन की, और उस विलन का नाम था एयर डिफेंस सिस्टम। तो देखिए जो एक जेट फाइटर था उसको बनाना डेवलप करना वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। दुनिया के सारे देश ये काम कर नहीं सकते थे
तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बदली अपनी अप्रोच। व्हाट इफ अगर हम एक जेट फाइटर ना बना पाए बट हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जो उनको ढूंढ के मार गिराए। और उस टाइम पे जो रेडार की इन्वेंशन थी वो हो चुकी थी एंड उस टाइम पे जो रेडार्स था उनका काफी लिमिटेड इस्तेमाल था, बस जो प्लेन है उसकी लोकेशन को ढूंढ निकालना एंड उसके बाद जो मॉडर्न एयर आर्टिलरीज थी उसका इस्तेमाल किया जाता था उनको मार गिराने के लिए, जिनको ऑपरेट करते थे उन पे बैठ के इंसान। बट टाइम के साथ साथ कुछ इंजीनियर्स ने अपना लगाया दिमाग। उन्होंने क्या करा कि उसी टाइम पे एक और इन्वेंशन होती है मिसाइल्स की। उन्होंने रेडार को और मिसाइल्स को आपस में जोड़ दिया। तो रेडार का काम होता था कंटिन्यूसली रेडियो वेव्स को आसमान में भेजना एंड जैसे ही कोई एक जेट फाइटर उसको पकड़ में आता देन वो जानकारी देता था सरफेस पे एक मिसाइल को, या फिर सरफेस एरिया मिसाइल या फिर सैम। और टारगेट लॉक होते ही कॉन्स्टेंटली हर सेकंड्स जो रेडार था वो लोकेशन को अपडेट करता था उस मिसाइल के अंदर एंड ट्रूली ये बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थी। अगर उस टाइम पे जेट फाइटर मैक 1 या फिर मैक 2 की स्पीड से उड़ रहे थे तो ये सरफेस एरिया मिसाइल उड़ती थी लगभग मैक 4 या मैक 5 की स्पीड से। और धीरे धीरे जो ये चूहे बिल्ली का खेल था ये स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम और जेट फाइटर्स के बीच में कि कौन किसको सबसे पहले ढूंढ के मार कराएगा। बट सुन, जो ये जेट्स थे इनका सामना होता है रियलिटी से। तो जो इंजीनियर्स इन प्लेन्स को बना रहे थे तो उन्होंने एक चीज कैलकुलेट करी कि हम एक जेट फाइटर को कितना फास्ट बना सकते हैं थियोरेटिकल, मैक 2, मैक 2.5 या मैक 3। बट प्रॉब्लम ये थी कि आप जेट को जितना तेज बना लो, जितना एजाइल बना लो, पर जो उसके अंदर का जो पायलट बैठा होगा वो 9G से ज्यादा फोर्स को टॉलरेट नहीं कर सकता। एंड हियर 9G मीन्स कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी से 9 गुना ज्यादा। बट जो ये मॉडर्न मिसाइल्स थी ये ऑपरेट करती थी 30G या 40G की स्पीड पे एंड ये शार्प टर्न ले सकती थी उस स्पीड में भी। सो इनको आउट रन और आउट मैन्यूवर करना फिजिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो जो ये कंपनियां जेट प्लेन्स बना रही थी तो वो एक नई सोल्यूशन के साथ आती है कि क्या हो अगर जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये हमें देख ही ना पाए इन अ फर्स्ट प्लेस। और इसी सोल्यूशन का नाम था स्टेल्थ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंसर फ्यूजन। और अमेरिका 20 से 25 साल लगा देता है दुनिया के पहले 5th जनरेशन जेट फाइटर को बनाने में, जिसका नाम था F-22 रैप्टर। और ये वही प्लेन था जो 2006 के एक्सरसाइज में रिकॉर्ड तोड़ता है। जब मैंने इसकी रिपोर्ट्स पढ़ी थी तो ये ट्रूली बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। और जितने भी पायलट्स ने इस प्लेन को फेस किया था तो उनका एक ही रिएक्शन था, वो इसको देख नहीं पा रहे थे। और यही एक इकलौती चीज़ थी जो उनको बाकी प्लेन से अलग कर रही थी। तो आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि इसमें ऐसा था क्या असल में जो इस F-22 को इतना स्पेशल बनाता है अपने बाकी कजन्स प्लेन्स के साथ। तो देखिए, जो ये F-22 या फिर जो ये 5th जनरेशन जेट फाइटर है, इनकी एक ही फिलॉसफी होती है कि दुश्मन के रेडार में आना ही नहीं है ना फर्स्ट प्लेस। एंड दैट डजंट मीन्स कि ये हमेशा इनविजिबल रहते हैं। बस जो ये काम होता है देखने का, ये इसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं कि इनके ऊपर लॉक लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेट अलोन कि आप इनके ऊपर एक मिसाइल भी फायर कर सको। और इसको अचीव करा जाता है सबसे पहले स्टेप से, एंड वो है इसका ज्योमेट्रिक स्टेल्थ। अगर आपने कोई 5th जनरेशन जेट फाइटर देखा होगा तो वो देखने में ट्रूली काफी एलियन सा लगता है। इतना कूल लगता है कि जैसे ये कोई स्पेसशिप है। काफी ज्यादा राउंडेड एजेस होती है, ज्योमेट्रिकल लाइंस होती है एंड आंखों को काफी ज्यादा सूदिंग लगता है देखने में। बट इनको ऐसे बनाना मजबूरी था। तो देखिए, जब एक रेडार अपनी रेडियो वेव्स फेंकता है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जब वो किसी जेट फाइटर के ऊपर टकराएगा तो लौट के वापस उसी स्टेशन के पास आता है एंड इस डेटा को वो कोरिलेट करके ये बताता है कि वो किस स्पीड से आ रहा है, किस एल्टीट्यूड पर है और कितनी दूर है। एंड देन वो मिसाइलें फायर करता है अकॉर्डिंगली उसको मार गिराने के लिए। बट जो ये ट्रू 5th जनरेशन जेट फाइटर्स होती है, इनकी एजेस होती है शार्प। इंस्टेड की जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस स्टेशन के पास जाए तो वो रेडियो वेव्स को स्टेशन नहीं बल्कि दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बट नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट। इतनी ज्योमेट्रिक स्टेल्थ होने के बावजूद भी जो कुछ रेडियो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे आता है एक नया केमिकल सोल्यूशन, उसका नाम है रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। एक स्पेशल तरह का केमिकल और एक मैग्नेटिक कोटिंग होती है जो आने वाली रेडार वेव्स है बजाय वो उसको रिफ्लेक्ट करे वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये ट्रूली बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है। सो मच सो दैट कि भारत को जब भी 5th जनरेशन जेट फाइटर ऑफर होते हैं तो जो ये रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल है इसको कभी इंक्लूड करा नहीं जाता एंड इसको एज अ सब्सक्रिप्शन बेचा जाता है भारत को, जिसको हमेशा परचेज करते रहना पड़ेगा। और ये हैंड टू हैंड काम करते हैं अपने ज्योमेट्रिक स्टेल्थ के साथ। बट एक प्लेन को स्टेल्थ बनाना इतना भी काफी नहीं होता। अगर आपने कभी गौर से देखा हो F-22 या F-35 को तो एक चीज जो स्टैंड आउट करती है बाकी प्लेन्स के कंपैरिजन में तो वो है इनके वेपन्स। इनमें मिसाइलें बाहर नहीं होती बल्कि इनके लिए अंदर एक स्पेशल वेपन भी बनाया जाता है, जिसका मेन रीजन ये होता है कि जो बाहर मिसाइलें होती है वो एक जाइंट रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रही होती है। बेसिकली वो एक रेडार स्टेशन को बता रही होती है कि हमारी पोजीशन यहाँ पर है, सो प्लीज एक मिसाइल हमारे ऊपर देके मारो। सो इंस्टेड अमेरिका हर एक मिसाइल को स्टेल्थ बनाता
तो इंस्टेड उन्होंने क्या करा, जो प्लेन का फ्यूसेलाज था उसके अंदर एक छोटा सा बे बनाया इन मिसाइल को स्टोर करने के लिए। एंड जब किसी पायलट को मिसाइल फायर करनी होती है तो कुछ सेकंड के लिए ये फ्यूसेलाज खुलता है, मिसाइल निकलती है और फायर होकर चुपचाप ये बंद हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको स्टेल्थ बनाने के लिए अमेरिका एक स्टेप और आगे गया था। अगर हम किसी जेट फाइटर को थोड़ा ध्यान से देखें तो जो उसका एयर इनटेक होता है उसके जेट इंजन में हवा पहुंचाने के लिए तो हमेशा स्ट्रेट रखा जाता है ताकि एज मच एज उसको ऑक्सीजन मिले और उतनी एनर्जी आए। बट प्रॉब्लम ये आती है कि उसके अंदर के जो ब्लेड्स होते हैं वो भी एक रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं। एंड अगर रेडार उन पर लॉक नहीं लगा सकता तो जो आजकल की लेटेस्ट मिसाइलें होती है जो हीट का इस्तेमाल करती है पकड़ने के लिए, वो उनको आसानी से ढूंढ के मार गिरा सकती है। तो अमेरिकन ने क्या करा कि जो ये डक्ट होता है इसको एस शेप्ड या फिर जो सरपेंटिन शेप होती है सांप की तरह उसमें डिजाइन करा ताकि जो इंजन ब्लेड्स है ये रेडार के सामने एक्सपोज ना हो और न ही इतनी ज्यादा हीट हो कि कोई मिसाइल इसके ऊपर लॉक लगा सके। और ये चारों चीजें मिलके ये इंश्योर करती है कि कोई भी 5th जनरेशन जेट फाइटर कभी पकड़ में ना आ सके किसी रेडार या फिर किसी जेट फाइटर के अगेंस्ट। बट ये तो उनका हो गया एक फिजिकल एस्पेक्ट। जब अमेरिकन ने इसको इंडक्ट करा था अपनी आर्मी के अंदर तो इस प्लेन ने कई सारे ऑप्शंस को खोल दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जो कि ट्रूली एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है किसी भी लड़ाई के अंदर। जो सबसे पहले इसने ऑप्शन खोला था तो वो था डेटा फ्यूजन का। सो सी एक जेट फाइटर को उड़ाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अंदर होते हैं बहुत सारे सेंसर्स, थर्मल कैमरास, रेडार्स एंड एट अ सेम टाइम प्लेन भी उड़ाना पड़ता है। तो इंस्टेड की एक पायलट इन सारी डेटा को इकट्ठा करके सेंस बनाए कि ये क्या हो रहा है, तो ऑलरेडी अमेरिका ने उस टाइम पे एक एआई इंट्रोड्यूस किया था जिसका काम ये था कि एक जेट फाइटर ये जितना भी डेटा को जनरेट कर रहा है उसको इकट्ठा करना एंड उसको सेंस बना के पायलट के सामने रखना। एंड नॉट ओनली दैट, ये एक स्टेप और आगे जाता है, वो पायलट के सामने कई सारे ऑप्शन रखता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सो पायलट को कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसको सिर्फ डिसीजन लेने पड़ते हैं। और ये चेन जितनी ज्यादा फास्ट होगी उतनी ज्यादा इसको एज मिलेगी अपने दुश्मन के अगेंस्ट। जब 2014 में इन 5th जनरेशन जेट फाइटर्स ने डेब्यू किया था एक असल लड़ाई के अंदर, तो एक चीज अमेरिकन को काफी पसंद आई थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक F-35 उड़ रहा है एंड वो दुश्मन के किसी कमांड बंकर को ढूंढ निकालता है और ये इन्फॉर्मेशन उसके पास है बट इट डजंट हैव टू बी, इंस्टेड कि वो अपनी इंटरनल वेपन बे है उसको खोले और मिसाइल को फायर करे जिसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है पकड़े जाने का, तो वो क्या कर सकता है कि उस डेटा को इनक्रिप्ट करके सैटेलाइट के जरिए 500 किलोमीटर दूर खड़ी किसी जो वॉरशिप है उसके ऊपर पास कर सकता है एंड वहां से वो अपनी जो मिसाइल्स है वो फायर कर सकता है उस ग्राउंड स्टेशन के ऊपर। एंड वॉरशिप काफी लूज टर्म है, वो इस डेटा को जो पीछे आते हुए जेट फाइटर्स हैं वो उनको भी पास कर सकता है एंड वो अपनी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है इनसे डील करने के लिए। सो इफेक्टिवली जो एक 5th जनरेशन जेट फाइटर है ये एक इनविजिबल स्पॉटर की तरह भी काम कर सकता है और यू कैन से एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर की तरह। और धीरे धीरे इसका जो रोल था एक जेट फाइटर से बढ़ के एक वेपन प्लेटफॉर्म में हो गया जिसके आसपास काफी सारी चीजें रिवॉल्व करती है। बट एक चीज आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि अगर ये इतनी ज्यादा ट्रोली इनविंसिबल है सो वाई कम ये दुनिया के बहुत ही कम देश इसको बना पाया है, हार्डली 3 देश ही है, अमेरिका, रशिया एंड चाइना। सो इनके साथ एक बहुत बड़ी कमी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। सो जो सबसे बड़ी कमी इन 5th जनरेशन जेट फाइटर के साथ होती है तो वो होती है इनकी इनसेन कॉस्ट। टू गिव यू सम रियल लाइफ एग्जांपल, अमेरिका ने जब अपना F-22 रैप्टर बनाया था तो उनका प्लान था कि वो ऐसे 400 से लेकर 500 तक बनाएंगे, बट उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन थी वो 178 तक रोक के हमेशा के लिए बंद कर दी और उसका जो रीजन था वो थी कॉस्ट। पहले तो उनको डेवलप करने में लग गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स और हर घंटे इनको उड़ाने की जो कॉस्ट बैठती थी वो थी लगभग 40 लाख रुपए तक की। और मैं बात कर रहा हूँ इनको मेंटेनेंस की, इसमें मैंने अभी जो वेपन्स और जो मिसाइल है वो तो जोड़ी भी नहीं है। एंड टाइम के साथ साथ ये इवन अमेरिका जिनकी जो डिफेंस बजट होता है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है वो उनको भी एक्सपेंसिव पड़ गया था मेंटेन करने के लिए। सेकंड जो सबसे बड़ा इशू है इनके साथ तो वो है इनकी डेलिकेट मेंटेनेंस। सो सी जो रैम कोटिंग थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल और बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है एंड ये इजीली डिग्रेड हो जाती है हाई या फिर लो टेम्परेचर में। सो जो गैराजेस जो हैंगर्स होते हैं इन प्लेन को स्टोर करने के लिए तो काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं, उनको क्लाइमेटिक कंट्रोल रखा जाता है ताकि वो ऑप्टिमम कंडीशन में रहे। और ऐसे हैंगर्स को ढूंढ निकालना काफी ज्यादा इजी होता है लड़ाई के टाइम पे। और हर मिशन हर सॉर्टी के बाद जो रैम कोटिंग है इसको दोबारा से पेंट करा जाता है इन प्लेन्स के ऊपर एंड ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है खरीदनी भी, सॉर्ट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन की तरह। अनदर जो सबसे बड़ा इशू है इन
प्लेन्स के साथ, तो वो है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी का। जब अमेरिकन ने F-35 बनाया था तो उसके अंदर जो लाइंस ऑफ कोड थे वो बैठे थे लगभग 10 मिलियंस तक। आई मीन उसमें 1 करोड़ लाइन ऑफ कोड थे एक अकेले प्लेन को उड़ाने के लिए, और इनको लिखना और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डीबग करने की जो कैपेसिटी है वो दुनिया के बस चुनिंदा देशों के पास है। और अमेरिकन ने ये जो लाइन ऑफ कोड थे ये हवा से नहीं लिखे थे। पिछले 40 या 50 सालों में जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है उसका जो एक्सपीरियंस है वो इन कोड्स के अंदर डाला हुआ है, जिसको हासिल करना किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मच सो दैट चाइना इवन आज भी स्ट्रगल करता है अपने जेट इंजन के साथ, क्योंकि उनके पास वो वाला एक्सपीरियंस नहीं जो अमेरिकन के पास है। एंड ये नॉलेज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखी हुई है। एंड दैट इज़ वाई कि दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश है जो एक ट्रूली 5th जनरेशन जेट को बना पाया है। एंड उसमें से अमेरिका इकलौता है जो कि ना सिर्फ बिल्ड करता है बल्कि लड़ाई में उसको इस्तेमाल भी करता है। तो अब आती है वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि भारत को एक 5th जनरेशन जेट की इतनी सख्त जरूरत क्यों है। तो अगर मैं इसका एक सिंपल रीजन दूं तो वो है चाइना। बट चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं है जितनी दिखती है। चाइना ने अपना J-20 जेट फाइटर 2017-18 में बना के तैयार कर दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट उन्होंने लगभग 250 से लेके 300 के बीच में इनको मास प्रोड्यूस करा है, और 60 to 70% जो फ्लीट है J-20 की वो डिप्लॉय करी है भारत के LAC और बॉर्डर रीजन के आसपास। बट जो ये J-20 है ये तो बस एक चेहरा, एक फ्रंट है एक बहुत बड़ी मशीनरी का। सो सी, अगर कल को भारत को डीप स्ट्राइक करनी होगी चाइना के अंदर तो हम ये राफेल या फिर जो Su-30M की आई है उससे इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि इन प्लेन्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा चाइना के अवॉक्स, चाइना के ट्रांसपोर्टर्स जो उन प्लेन्स को रिफ्यूल कर सकते हैं, उनकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और ये आपस में मिलकर काम कर रही हुई भारत के इन जेट फाइटर्स के अगेंस्ट, जिनका बस एक ही तोड़ है कि खुद का एक जेट फाइटर बनाओ जो इन J-20 से भी ज़्यादा एडवांस हो। और इन केस अगर कल को एक वॉर ब्रेकआउट होती है तो जो भारत की अप्रोच होगी वो रिएक्शनरी होगी, कि हमें बस ये देखना पड़ेगा कि चाइना आज का यहाँ पे अटैक ना कर दे, चाइना कल कहीं पे वहाँ पे अटैक ना कर दे, और जो हमारे पास ऑप्शन होगा अपने अकॉर्डिंग चाइना की किसी भी जगह पे स्ट्राइक करने का वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये रीज़न है कि क्यों भारत अपना जो इंडिजिनियस एम का प्रोग्राम है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी ला चुका है। सो मच सो दैट कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे भारत ने अब उनको भी अलाउ कर दिया है। एंड गुड न्यूज़ ये है कि जो 5 प्रोटोटाइप्स है वो बनके तैयार हो चुके हैं एंड उनकी टेस्टिंग अगले साल के एंड तक में भी कंप्लीट हो जाए। और जो टाइमलाइन रखी जा रही है तो 2032 से लेकर 2034 तक भारत इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर सकता है, अगर चीज़ें भली चंगी रही तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ये मुझे मोटिवेट करके रखती है कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट और लेकर आऊँ। एंड दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ माई न्यू एक्सप्लेनर सीरीज। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है कि किसी चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनर वीडियो बनानी है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये आप सबके लिए खुला हुआ है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।